मित्रों, हमारा देश यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। कुछ अहिंसा के पुजारी थे तो कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ सिर्फ हिंसात्मक कार्यों को ही, हिंसात्मक आंदोलनों में ही अपने आप को समर्पित करना उचित समझते थे, क्योंकि गोरों की नीति हिंसात्मक थी। वो अहिंसा की भाषा को नहीं समझते थे। लेकिन कुछ अहिंसा के पुजारी थे। समस्या का निवारण बातचीत से करना चाहते थे और कुछ अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों की ही नीति में उनकी सोच के हिसाब से ही जवाब देना पसंद करते थे, जिन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं। क्रांतिकारी का मतलब होने वाली क्रांति में, किसी भी होने वाली क्रांति में जो अपना सक्रिय योगदान दे करके अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, मैं समझता हूं कि वही क्रांतिकारी है। ढंग अपने अपने थे देश को आज़ाद कराने में। जिसको जो समझ में आया उसने वैसा कार्य किया। कुछ लोग अंग्रेज़ों की सरपरस्ती करना, उनकी गुलामी करना, उनकी चापलूसी करना और उनके द्वारा दी गई सुख सुविधाओं को भोग करते हुए अपने जीवन को ही जीना उचित समझते थे। उन्होंने वैसा किया। और कुछ ने अंग्रेज़ों की दास्ता, अंग्रेज़ों की गुलामी को अपने लिए और देश के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं समझा। उन्हें गंवारा नहीं हुआ। वो कुर्बान हो गए। उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका इतिहास में नाम तक दर्ज नहीं है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया उनका देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में। समस्याएं तब भी थीं, समस्याएं आज भी, बस रूप बदल गया। पहले लोग जमीनी लड़ाई लड़ते थे। हमारे समाज में हो रही गलत कार्य प्रणाली के संबंध में, अन्याय अत्याचार के संबंध में एकजुट हो करके वो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते थे। रूप इतना बदल गया है, अब हम जमीनी स्तर पे लड़ाई नहीं लड़ते, ना ही खुद को ज़मीनी स्तर पर अपने आप को समर्पित करते हैं। क्यों? हमें बहुत सारी सुख सुविधाओं को भोगना है, हमें जीवन का आनंद लेना है, भौतिकवादिता की चकाचौंध में मस्त रहना है। समाज में क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, किसके साथ कितना गलत हो रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। एक सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है, वो युद्ध का एक मैदान है। उसमें हम विचारों से युद्ध लड़ने लगे। बहुत पहले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में युद्ध वैचारिक होगा। लोग कमरे के अंदर बैठ करके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का युद्ध विचारों से लड़ेंगे। सही प्रतीत होता है। कमरे के अंदर एसी चला करके, बेड पे लेट करके, सोशल साइट पे, सोशल मीडिया के माध्यमों के जरिए हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का युद्ध विचारों से लड़ रहे हैं। कहीं पर भी कोई गलत घटना घटित होती है, किसी के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हम विचारों से उस पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं और कहते ये हैं कि एकजुट होकर के ज़मीनी स्तर पे आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा। लिख दिया काम खत्म। तो क्या इस तरीके से कोई बड़ी समस्या का निवारण हो सकता है? नहीं। मैं मानता हूं कि विचारों का अपना एक अलग स्थान होता है, मीडिया का अपना एक अलग स्थान होता है,
अब स्थितियां यहाँ तक हो गई हैं कि बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। प्रबुद्ध और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा जो भाषणों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहे जाते हैं, उनकी विरोधात्मक प्रतिक्रिया भी उन घटनाओं के संबंध में नहीं आती। मौन, न उन्हें कुछ दिखता है, न उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है, न वो बोलना जानते। देश में आग लग जाए, देश बर्बाद हो जाए, कितनी भी बड़ी कोई घटना हो जाए, उनको कुछ ना देखना है, न बोलना है, न कुछ सुनना है। बस वो एक नीति में विश्वास रख करके कार्य कर रहे हैं कि ऐड़ा बन के पेड़ा खाइए। हम बड़े पद पे हैं, महत्वपूर्ण दायित्व पे हैं, हम कुछ बोलेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। कहीं ऐसा न हो हमारा पद छिन जाए, हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। और होता भी है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना बड़ा कठिन हो गया है। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक रूप से कोई बात, कोई तथ्य रखता है और वो सत्य है, उसे स्वीकार नहीं कोई कर पा रहा, उसे हजम नहीं कर पा रहा कोई, और उसका विरोध शुरू हो जाता है। ऐसी ऐसी टिप्पणियां आने लगेंगी जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कह सकता है, कौन क्या लिख सकता है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। कब तक ऐसा चलेगा कि हम लेखनी के माध्यम से, विचारों से ही युद्ध लड़ते रहे? संगठन का अभाव, एकजुटता का अभाव बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। सिर्फ वैचारिक युद्ध है। हम ये नहीं चाहते कि हर जगह हिंसा का रास्ता अपनाना ही उचित है, लेकिन हमेशा सिर्फ विचारों से ही युद्ध लड़ना भी तो उचित नहीं है। क्या सिर्फ शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से किसी चीज़ को कह देने से या व्यक्त कर देने से वो चीज़ भौतिक रूप में हो जाती है? नहीं, उसके लिए प्रोसेस है, वो करना पड़ेगा। मकान बनने के लिए सिर्फ लिख देना कि हम मकान बनवाने जा रहे हैं, मकान बनना ज़रूरी है? नहीं, उसके लिए मकान की व्यवस्था के लिए सारी सामग्री एकत्र करके प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है, तभी मकान बनता है। हम ऐसे होते चले जा रहे हैं कि किसी के साथ कितना भी गलत हो रहा हो, हम बोलना पसंद नहीं करते। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर गूंगे हो गए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कहीं इस विषय में हमारे द्वारा बोलने से मेरा अहित तो नहीं हो जाएगा। तो फिर ठीक है, आप जानवरों की तरीके से जिंदा रहिए, जो जानते हैं, समझते हैं, मगर बोल नहीं सकते। मनुष्य के रूप में फिर आपको जीवन जीने का या जन्म लेने का मुझे लगता है कि कोई अधिकार नहीं बन जाता। आप गलत चीज़ों का विरोध दर्ज नहीं करा सकते, आप गलत विषय पे कोई कार्य नहीं कर सकते, जिसके साथ गलत हो रहा है आप उसका साथ नहीं दे सकते। तो फिर ठीक है, आराम से मैं एक मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी ज़िंदगी जीने की प्रयास कीजिए। बंद कमरे में एसी चला करके सोशल मीडिया पे लोगों के और देश के हालात का जायजा लीजिए और कंबल तान के सो जाइए, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप गूंगे हैं, बहरे हैं और अंधे भी हैं। ऐसे लोग जिनको ना तो देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना अपने पास में घटित होने वाली गलत और अच्छी घटनाओं से मतलब है। सुबह से लेके रात तक उनकी दिनचर्या में एक ही उद्देश्य है, हाउ टू अर्न मोर मनी एंड लिव ए लग्जरी लाइफ। लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो फिर उनको समाज की याद आती है।
कि समाज मेरे साथ नहीं, लोग मेरे साथ नहीं, मेरे साथ तो अन्याय हो गया। भाई आपने भी तो कभी किसी का साथ नहीं दिया, आप भी तो किसी के बुरे समय में खड़े नहीं हुए। तो जब आपके ऊपर अगर कहीं कुछ गलत होता है, गलत किया जाता है, तो फिर आपको समाज से अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए कि समाज मेरे साथ नहीं, लोग मेरे साथ नहीं, मैं तो अकेला हूँ। तो ये कब तक चलेगा? हम क्या सिर्फ विचारों से लड़ाई लड़ते रहेंगे, दूसरों को ज्ञान देते रहेंगे? मैं इन विषयों को कहने का इसलिए अधिकारी हूँ क्योंकि मैंने अपने अभी तक के जीवन में धरातल स्तर पर लड़ाई लड़ी। पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए, सामाजिक क्षेत्रों में रहते हुए, सामाजिक संगठनों में कार्य करते हुए मैंने धरातल स्तर पर लड़ाई लड़ी। कलम के माध्यम से, ज़मीनी स्तर के माध्यम से मैंने लड़ाई लड़ी। मुझे बोलने का और कहने का हक बनता है। वर्ष 2008 में वाराणसी में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक प्रोजेक्ट था, इंटीग्रेटेड हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ी परियोजना थी बुनकरों पे। वहाँ मुझे परियोजना अधिकारी नियुक्त किया गया था। बुनकरों के साथ मिलकर के ज़मीनी स्तर पे कार्य करने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मैं उसका नोडल ऑफिसर और प्रोजेक्ट ऑफिसर भी था। स्कूटर उठा करके गांव-गांव में जाता था। मुस्लिमों का क्षेत्र, एक क्लस्टर एरिया, यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और मैं प्योर हिंदू ब्राह्मण संदीप मिश्रा, अब तो मैं संदीप विक्रमादित्य मिश्रा हूँ, तब संदीप मिश्रा था, जाता था बुनकरों के बीच मीटिंग करता था, बात करता था, उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास करता था और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको ये प्रोजेक्ट मिला था, गुजरात की बहुत बड़ी संस्था है, उसको रिपोर्टिंग करता था। लेकिन हाँ, जो लोग बड़े बुनकर थे, जिनका एक अच्छा कारपोरेट हब था, उनको मैं लाभान्वित नहीं कर पा रहा था। वो चाहते थे इस परियोजना का एक अच्छा लाभ मिले, जबकि वो लाभ उनके लिए नहीं था, वो तो गरीब बुनकरों के लिए था, जो बहुत सारी आर्थिक तंगी समस्याओं से और नॉन टेक्निकल चीज़ों से जूझ रहे थे। उनका व्यापार सफल हो रहा था, उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाना था, उनके लिए परियोजना थी। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर राजेश मिश्रा उस समय वाराणसी के एमपी थे, तो बहुत सारी शिकायतें पहुंची कि संदीप मिश्रा तो इतने करोड़ की परियोजना को झोले में लेकर के घूम रहे हैं स्कूटर पे। बहुत सारी शिकायतें भी लोगों ने करनी शुरू कर दी, जो उस परियोजना से लाभान्वित होना चाहते थे और मैं जिन्हें उचित पात्र ना समझ करके लाभान्वित नहीं कर रहा था, क्योंकि ये परियोजना ज़रूरतमंद गरीब तबके के बुनकरों के लिए थी। कुछ लोगों ने उस समय एक छोटा मोटा आंदोलन तक मेरे खिलाफ छेड़ दिया। मैं भी युवा था, डायमेंशन था, और जो मेरे अंदर सोच थी एक हेरिडिटी कि गलत नहीं होने दूंगा, मैं उसके नीति के तहत मैंने कार्य किया। ऊपर तक शिकायतें पहुंचती थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो बुनकरों का संगठन था वो हमारे साथ था, लोग जानते थे मैं वास्तविक स्तर पे क्या कर रहा हूँ। एक रामनगर पड़ता है बनारस में, जहाँ के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, वहाँ के बाबू जगन्नाथ प्रसाद थे, बहुत बड़े हैंडलूम वीवर्स हैं, बहुत बड़ा हब है उनका। वो मुझे समझाते थे कि मिश्रा जी, ये बनारस है, एड़ा बन के पेड़ा खाइए, अन्यथा निकाल दिए जाओगे। मैं हंस देता था, कह देता था कि बाबूजी, एड़ा बन के पेड़ा खाने की फितरत सोच हमारे अंदर नहीं है। और सच में मैंने एड़ा बन के पेड़ा नहीं खाया, मैंने काम किया, ज़मीनी स्तर पे काम किया, और 9 महीने के बाद मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। क्यों? मैं चाटुकारिता नहीं कर पाया था, मैं लोगों को गलत तरीके से लाभान्वित नहीं कर पाया था। 1 महीने का नोटिस दिया गया, उसके बाद मैंने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, या मुझे छोड़ना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है, लेकिन मुझे मेरी आत्मा में संतुष्टि है कि मैं
अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से मैंने समझौता नहीं किया। परेशानियाँ हुई, तकलीफ़ें हुई, एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझसे दूर, लेकिन वर्षों व्यतीत हो गए, आज भी बनारस से उन बुनकरों के फ़ोन आते हैं और मेरा हालचाल लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया था। मैं मानता हूँ मित्रों, कि सत्य का रास्ता बहुत कठिन होता है। अच्छे रास्ते पे चलने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उससे जो आपको संतुष्टि मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। पैसा ज़रूरी है, संसाधन ज़रूरी हैं, लेकिन अपने ज़मीर को बेच करके पैसा कमाया जाए, अपने उसूलों को ताक पे रख के कमाया जाए, तो फिर ऐसे जीवन जीने का मुझे कोई अर्थ नहीं समझ में आता। बाकी अपनी अपनी सोच है, जो जैसे जीवन जीना चाहता है वैसा जीता है। कोई अपने नैतिक मूल्यों को बेच रहा है, कोई सिद्धांतों को बेच रहा है, कोई चरित्र को बेच रहा है, कोई चिंतन को बेच रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। सबका जीवन स्तर है, जीवन शैली है, लेकिन मूल बात यही है कि मनुष्य के रूप में यदि ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, बौद्धिक क्षमता दी है, कुछ जीवन स्तर आपका अच्छा है, आप सक्षम हैं, तो किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसका विरोध दर्ज करना चाहिए। विरोध के उस कागज पे आपके अस्तित्व के हस्ताक्षर होने चाहिए। अन्यथा मैं यही कहना चाहता हूँ कि एषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोक भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप मनुष्य के रूप में मृग की भांति, एक हिरण की भांति आप इस मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। आपके मनुष्य होने का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप जानवरों से भी बदतर हैं। अगर आप किसी की मुसीबत में साथ नहीं दे रहे हैं, खड़े नहीं हैं, गलत कार्यों का ही यदि आप विरोध कर रहे हैं, आप लोगों को नीचा गिराने में, अच्छे लोगों के पैर खींचने में, कि उनको प्रगति नहीं करने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, कोई कुछ अच्छा कार्य करना है तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे, अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको मनुष्य कहलाने का हक नहीं है। ते भूभार भूता ते मृत्युलोक के भूभार, आप इस मृत्युलोक में एक भार के समान हैं। मनुष्य के रूप में आप एक जानवर हैं, जबकि मैं जानवर को भी श्रेष्ठ मानता हूँ। कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं जो जानवर भी कहलाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि जानवर भी तो बहुत कुछ देते हैं समाज को, वो अपनी उपयोगिता को अपने जीवन काल में सिद्ध करके जाते हैं। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो जीवित रहते हुए अपनी उपयोगिता को कभी सिद्ध नहीं कर पाते, और ऐसे लोगों को उनके ना रहने के बाद कोई याद भी नहीं करता। कब आए कब चले गए, जिए तो ऐसे जिए कि जमाना करे अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। हर आदमी आता है, पैदा होता है, जीवन जीता, मर के चला जाता है, लेकिन याद वही किए जाते हैं तो याद करने लायक कुछ समाज को दे के जाते हैं, है ना। दूसरी चीज़ कि मैं मौत के डर से खामोश रहूं, मैं मौत के डर से खामोश रहूं, ये नामुमकिन है, मैंने तो जल्लाद की शमशीर से बातें की हैं। ये देश नपुंसक लोगों के कारण आज़ाद नहीं हुआ। गुलामी और दास्ता से मुक्ति भारत को इन नपुंसक लोगों और घर के अंदर बैठ करके विचारों से युद्ध लड़ने वाले व्यक्तियों के माध्यम से नहीं मिला। क्रांति की उस आग में अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाले हमारे देश के महान क्रांतिकारियों की कुर्बानी और उनके बलिदान से देश को आज़ादी मिली। जिन्होंने मैं मौत के डर से खामोश रहूं, नामुमकिन है, मैंने तो जल्लाद की शमशीर से बातें की हैं, जिनकी ये विचारधारा थी, उन्हें ही इस देश को आज़ाद कराने का श्रेय जाता है, उन लोगों को नहीं जो गूंगे थे, बहरे थे और अंधे थे। आज भी हमारे देश को बहुत कुछ ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आँखों के होने के बावजूद भी अंधे ना हो, कानों के होने के बावजूद भी बहरे ना हो, ज़बान होने के बावजूद भी गूंगे ना हो। हर फील्ड में अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो विचारों से नहीं,
धरातल स्तर पर कुछ करने की कुव्वत रखते, क्योंकि विचारों से बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कार्य करना होगा, ज़मीनी स्तर पे कार्य करना होगा, संगठित होकर के कार्य करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। कुछ बड़ा करने के लिए बड़े जज्बे का होना ज़रूरी होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। विचार मेरे व्यक्तिगत अपने हैं, जिन्हें मैं फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ। किसी के व्यक्तिगत जीवन से मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी से मेरा संबंध हो या ना हो, लेकिन मानवीय रूप में मेरा हर किसी से संबंध है। ज़रूरत पड़ेगी किसी को तो मैं हाजिर हूँ, मेरा जीवन समर्पित है। वैसे भी बस मैं इतना सोच करके चलता हूँ कि ईश्वर ने मुझे मनुष्य का जीवन दिया है, तो इस जीवन के रहते मैं कुछ ऐसे कार्य कर जाऊँ जो किसी का पाथेय कर सकें, किसी का मार्गदर्शन कर सकें और किसी के जीवन स्तर को सुधारने में, किसी की समस्या के निवारण में, निदान में सहायक हो सके, तो शायद मेरे इस जीवन का अर्थ सार्थक हो पाएगा। इसी के साथ सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग आगे बढ़ें, संगठित हों, सिर्फ विचारों से ही नहीं, धरातल स्तर पर भी कुछ अच्छा कार्य करें। अपने आसपास होने वाली सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु, चाहे वो कैसी भी समस्या, पर्यावरण की हो, स्वच्छता की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, उस पर बोलना सीखें। विरोध का डर ना करें। क्यों? क्योंकि लीडर अकेले चलता है, और जब वो अकेले चलता है तभी उसके पीछे उसका संगठन, उसके फॉलोअर्स काम करते हैं। आपको आगे बढ़ना होगा। प्रतीक्षा मत करिए कौन आगे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। आपको पहला कदम रखना होगा, और आपके पहला कदम रखने के बाद यदि वास्तव में आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग आते गए और कारवां बनता गया, है ना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। कुछ करिए, अच्छा करिए और अपने जीवन को सही अर्थों में सार्थक करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।